नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रतीक आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक है प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट। इसमें हम लोग घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, अराउंड 117 क्वेश्चन दिए हैं, इनको पूरे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और हर एक चीज को समझेंगे कहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्या सही ऑप्शन? गलत है। कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव को हेड करता है? देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या ऐसा हो सकता है? क्या देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट? ऐसा नहीं होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। और दूसरा क्या होता है? प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ यूनियन, प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो वो एग्जीक्यूटिव का हेड भी होता है। जो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट में, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। The two union territories which have been given right to take part in election of President of India by 17th Amendment of Indian Constitution are कौन कौन से हैं? तो आपको पता है दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है और पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखो, डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता है, हम लोग वोट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो चूजन एमपी और एमएलए हैं वो वोट करते हैं ना। तो ये वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो प्रेसिडेंट का कौन सा इलेक्शन है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो और ये जो ऑप्शन है आर, ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड? इनडायरेक्ट इलेक्शन, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इसमें दो ऑप्शन सही है बेटा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी कह सकते हो और प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन दो सही है, बी और सी। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। ये गलत है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर होते हैं, दूसरे हाउस के नहीं। तो जिसमें सेकंड है उसको हटाते चलो, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, ये सही है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहां पर क्या है? बोथ नहीं होगा। अगर यहां पर होता लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ लिखा होता, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, तो सही होता। यहां पर बोथ लिख गया, दोनों हाउस के मेंबर वोट नहीं करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट के। Who among the following are not included in electoral college of for the president election? कौन नहीं होता? इलेक्टेड मेंबर तो होते हैं बेटा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये मतलब राज्यसभा लिखा है यहाँ पर, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब राज्यसभा होता है, तो ये भी है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ये भी करते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, उसके मेंबर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी इज यहाँ पर करेक्ट हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाई, देखो, वनली मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं, लोकसभा, वनली मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं, वनली बाई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी नहीं होते हैं। कौन होता है? बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर यहां पर इलेक्टेड लिखा होता तो और ज्यादा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। अगला क्वेश्चन, which of the following are the member of electoral college for electing president of India? Select the correct answer. All the member of two house, नहीं, all नहीं लिखा होना चाहिए था। यहां पर क्या होना लिखा होना चाहिए था? elected member of the parliament और both the house। elected member of state, all elected लिखा है, member of state legislative assembly, ये सही है। all elected member of state legislative assembly, पहला गलत है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। ऑल
द गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी असेंबली, यूनियन टेरिटरी असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर, अब आपको पता है यूनियन दो ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसी है जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, तो वहां के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो वोट करते हैं। तो यहां पर क्या लिख दिया, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी असेंबलीज, तो ऑल यूनियन टेरिटरी नहीं, दिल्ली एंड पुडुचेरी लिखा होना चाहिए था, तो वैसे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। कैसे, अगर यहां पर दिल्ली और पुडुचेरी स्पेसिफिकली लिख दें तो। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, आपको पता है कौन कौन होता है इलेक्टोरल, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर, वही पूछा गया कौन कौन होता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब इलेक्टोरल कॉलेज से जो भी क्वेश्चन होंगे उनको स्किप किया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो कौन सा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से करेक्ट नहीं है। इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट का जब टेन्योर खत्म होता है उससे पहले उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर टेन्योर ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर अपॉन हिज ऑफिस, बिल्कुल सही है। ऑन द experience of his tenure, expirations of his tenure, he continues to hold office until his successor, बिल्कुल सही है। The president elect elections may be postponed on the ground of electoral, ये कहीं नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस समय डिसॉल्व है तो यहाँ पर कोई एमएलए है नहीं, या कुछ एमएलए की सीट खाली है विधानसभा में, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन वैकेंसीज पे या फिर इलेक्टोरल कॉलेज फुल नहीं होने की वजह से पोस्टपोन नहीं किया जाता। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बिल्कुल सही है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो एमएलए के वोट होता है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी इन राज्यसभा, गलत है, दोनों की वोट की वैल्यू सेम, लगभग सेम होती है, ठीक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स द स्टेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट इनटू 100, यही बेटा फॉर्मूला दिया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट असेंबली को, असेंबली के मेंबर्स के वोट की वैल्यू निकालने के लिए यही फार्मूला दिया है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। देयर वेर मोर देन 5,000 वोट्स इन द लास्ट इलेक्शन, तो ऑप्शन इसका बेटा ए और ए सही होना चाहिए, सॉरी इज आर, हाँ। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स लिखा है, इक्वल्स स्टेट पॉपुलेशन, सॉरी इक्वल्स लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सही हुआ, ये वाला गलत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ, अगर कोई चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता तो वो किस, देखो पहली बात तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट कर सकते हैं लेकिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं कर सकते। अगर चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिलोंग करता है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब वो कौन सा, ही इज मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वो लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिलोंग करता है, तभी चीफ मिनिस्टर वोट नहीं कर सकता, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट इन इंडिया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, बाय बर्थ, इस वर्ड पे ध्यान दो, बाय बर्थ गलत है, सिर्फ क्वालिफिकेशन इतनी लिखी है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये नहीं लिखा है बाय बर्थ वगैरह नहीं लिखा, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया,
ही शुड बी कंप्लीटेड हिज एज ऑफ 35, बिल्कुल सही है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह अगर ये गलत है, ये ऑप्शन बी इज सही, बी इज करेक्ट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ये रह गया। In the presidential election in India, every elected member of legislative assembly of state shall have as many votes as there is multiple of 1000 in the quota obtained by dividing the population of state by the total number of elected member of the assembly as per 1997. The expression of population here means the population कब की ली जाएगी? 1971 सेंसस की पॉपुलेशन ली जाती है, ठीक है। A member of parliament or state legislative assembly can be elected as president, but he will have to requalify his seat as soon as he is elected। मतलब जैसे ही वो इलेक्ट होता है वैसे ही उसको वो सीट अपनी राज्यसभा में या लोकसभा में छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following is not at एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ, देखो अपने यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है। सॉरी क्वालिफिकेशन क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, एजुकेटेड हो या ना हो उससे मतलब नहीं। अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हैं तब भी आप इलेक्शन तो लड़ ही सकते हैं, ठीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर री इलेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 57 की बात होती है। 57 में, आर्टिकल 57 में री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लिखा है। द प्रेसिडेंट है होल्ड ऑफिस फॉर टेन्योर ऑफ 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑन, जब वो ऑफिस में एंटर करता है जिस डेट से, उसी डेट से उसका 5 ईयर कैलकुलेट किया जाता है। सपोज आज 11 जुलाई है 2024, तो अगर आज प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, अपना चार्ज लेते हैं, तो आज के अगले 5 साल बाद ही इलेक्शन होगा, ठीक है। If there is any dispute regarding the presidential election, it can be referred to Supreme Court of India। कौन उस पर डिसीजन लेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। To whom does President of India address his resignation? अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो अपना रिजिग्नेशन लेटर देंगे। Which of the following president was appointed before Supreme Court when Supreme Court has hearing election dispute of president? कौन थे बेटा वो? बीवी गिरी, बीवी गिरी प्रेसिडेंट appeared before Supreme Court। ये बीवी गिरी जी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे when Supreme Court was hearing elections dispute of president। बीवी गिरी जी के इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट हुए थे उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर होना पड़ा था। लेकिन जब आप ये समझो, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, और जब वो लोग किसी केस में इनको बुलाएंगे डिस्प्यूट हियरिंग के, सपोज यहां पे डिस्प्यूट हियरिंग का केस था, तो प्रेसिडेंट को वहां जाना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, अब देखो पार्लियामेंट ही उसको रिमूव कर सकती है। प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकता है? पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं, बाय विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इम्पीचमेंट में बी इम्पोज ऑन प्रेसिडेंट, बाय एनी हाउस, या लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो, कहीं से भी इम्पीचमेंट मोशन उनके खिलाफ लाया जा सकता है, प्रेसिडेंट के खिलाफ। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट इज इम्पीच, किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा? आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट दिया है 61 में। Which one of the following has the power to initiate motion impeachment? किसके पास है? both the house, लोकसभा एंड राज्यसभा। अंडर which one of the following article the procedure for removal of president, ये impeachment की बात हो रही 61 पे। president can impeach on the ground of violation of constitution होगा बेटा, violating the constitution by both the house of parliament, मतलब कौन कौन उसको impeach कर सकता है? both the house, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनकी impeachment process के लिए कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दोनों हाउस में। एट लीस्ट हाउ मेनी डेज प्रायर नोटिस
द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट 14 डेज का नोटिस रिक्वायर्ड होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म थ्रू इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत किया जाएगा तो उनको क्या कर दिया जाएगा, ऑफिस में उनके टर्म के एक्सपायर होने से पहले ही हटा दिया जाएगा। Which one of the following is a part of electoral college of president but not the process of impeachment? देखो, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो इलेक्शन में तो वोट करती है, लेकिन उनके इम्पीचमेंट प्रोसेस में उसका कोई रोल नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। What is the deadline to fulfill the occurrence of vacancy due to death, resignation or removal of president? अगर कोई भी वैकेंसी ऐसी अराइज होती है तो विद इन 6 मंथ उसको फुलफिल करने का काम किया जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी फॉर द रीजन ऑफ डेथ रिजिग्नेशन? तो बेटा अगर कोई, अभी मैंने बताया वैकेंसी अगर अराइज होती है तो 6 मंथ तक वाइस प्रेसिडेंट रह सकते हैं। उसी बीच में आपको एक इलेक्शन कराना पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। ये कैसा क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है? अगला क्वेश्चन, द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज फुलफिल, ये 6 मंथ है, ठीक है। इन केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वैकेंट ड्यू टू हिज डेथ, रिजिग्नेशन, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, हु विल ऑक्यूपाई द पोस्ट? अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर रिजाइन कर देते हैं या रिमूव किए जाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट के ऑफिस में कौन बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट उसका चार्ज लेंगे। कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए, ठीक है। अगला, इन केस ऑफ वैकेंसी अराइजिंग फॉर एनी केस अदर देन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट इन ऑफिस एंड इलेक्शन टू फुलफिल द वैकेंसी मस्ट बी, कितने मंथ में? विद इन 6 मंथ फॉर फ्रॉम द डेट ऑफ द occurrence of vacancy. Option A is correct. In case of post of president of India fall vacant, there is no vice president also. मतलब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है, उसके साथ में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी सीट वैकेंट है। उस समय कौन चार्ज लेगा? तो उस समय जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। Which one of the following article of the Constitution was executive power of Union of India? आर्टिकल 52। मैंने पहले ही बताया जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नमेंट लेती है वो किसके नाम पर लेती है? प्रेसिडेंट के नाम पर, ठीक है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ये बेटा प्रेसिडेंट के पास होती हैं। इफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का ऑफिस वैकेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे। Who of the following has been vested with the executive power of the center under the Constitution of India? President of India. All the executive actions are taken on the name of president, ठीक है, on behalf of president बोल सकते हैं। If in India the office of president and vice president, ये फिर से चीफ जस्टिस का क्वेश्चन है। Who is the executive head of state? कौन होगा executive head of state? प्रेसिडेंट होता है। The executive power of the union is vested in president of India, बिल्कुल सही है। The executive power is concerned with carrying out the business of the government। तो बेटा ये दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है ए को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। आर जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट हैं। द प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर from the code given below. The executive power of union is vested in the prime minister, गलत है। किसके पास होंगी एग्जीक्यूटिव पावर? प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। पहला ऑप्शन गलत, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात, सही है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ either of the हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। लेकिन उसको 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर वो अपॉइंटमेंट के समय पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है प्राइम मिनिस्टर तो उसको विद इन 6 मंथ पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक? तो फर्स्ट जो सिटीजन होता है वही हेड होता है, वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर किसके थ्रू? थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहां पर थ्रू कैबिनेट लिखा है बेटा, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता तो सबसे सटीक आंसर होता। तो अगर यहां पर आपको लगा के आना है कुछ तो थ्रू कैबिनेट लिख के आना है। लेकिन कैबिनेट वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही जगह पे मेंशन है, आर्टिकल 352 में इमरजेंसी प्रोविजन में, और कहीं नहीं मेंशन है, हर जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा होता है, ठीक है। Which one of the following amendment to the Indian Constitution empower the President to send back any matter regarding reconsideration by the Council of Minister? ये बेटा 44 है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये पावर प्रेसिडेंट को दे दी थी कि वो कोई भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए उसको वापस भेज सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, ठीक है, यूनियन कैबिनेट किसके रिकमेंडेशन पे? यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे। हु अमंग द फॉलोइंग कैन कॉल द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? तो प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 के तहत उनको ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। अगर यहां पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा होता तो सही होता, लेकिन तब भी चलो ठीक है, कैबिनेट लिखा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको किसको कर सकता है? और इन ज्वाइंट सिटिंग, इन ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउस, इन ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। अगर ज्वाइंट सिटिंग है, दोनों हाउस एक साथ बैठे हैं, असेंबल्ड टुगेदर, तब प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 87 उसको एड्रेस कर सकता है। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपुल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट इज समन्ड बाय। अब कौन उसको सम्मन करेगा? प्रेसिडेंट दोनों हाउस को बुलाएगा, भैया ज्वाइंट सिटिंग दोनों लोग आ जाओ। ये कब बुलाया जाता है? जब किसी बिल पर डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होती है, उस समय ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। कौन बुलाता है उसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ही इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट। ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ बोथ द हाउस। ये डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो प्रेसिडेंट डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ही एड्रेस ज्वाइंट सिटिंग बोथ द हाउस एवरी ईयर करते हैं। ही कैन प्रोलोगेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस लाने की भी पावर प्रेसिडेंट के पास है। सो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाय प्रेसिडेंट। किसके? प्रेसिडेंट उसको सम्मन करता है। चलने दो। द ओनली इंस्टेंस व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर टू इस पावर ऑफ वीटो इज रिलेटेड टू। जो वीटो की पावर थी वो कब प्रेसिडेंट ने यूज की थी? वो बेटा एक बिल आया था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, उसमें जो है प्रेसिडेंट ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। आंसर सी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू विदहोल्ड एसेंट टू ए बिल आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ये भी पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट किसी भी बिल को अपने पास रख सकता है। क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्रेसिडेंट के लिए ये मेंशन नहीं है कि इतने डेज में आपको साइन करके बिल को वापस भेजना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जितने दिन चाहेगा उतने दिन लेगा उसको साइन करने में, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पावर टू पॉकेट वीटो? जो पोस्ट ऑफिस बिल था उसी की बात हो रही है। इस समय ज्ञानी जैल सिंह जी थे, इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, ठीक है। किसमें? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 में। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ही पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट? डिस्क्रिशनरी पावर मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो खुद से डिसीजन ले सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर जिसको रिकमेंड करेगा उन्हीं को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट किया जाएगा। टू विदहोल्ड ए बिल, ये बिल ये कर सकते हैं। टू पार्डन ये नहीं कर सकते हैं, पार्डन भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करता है। टू समन बोथ द सेशन ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। टू सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ जज ये भी नहीं करेंगे और पहला भी नहीं करेंगे। अब ऑप्शन देख लो 1 और 4 होना चाहिए, लेकिन यहां पर कहीं नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है।
हाँ, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द पावर टू विदहोल्ड हिज assent to any bill passed by both the house of parliament। ये बेटा पावर 10111 में दी है। अगला क्वेश्चन, ऑन विच मैटर इट इज नॉट essential for president to take advice from council of minister। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस कहां नहीं ले सकता? टू assent to the बिल पे साइन करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस नहीं लेगा प्रेसिडेंट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन empowered टू प्रोलोगेट एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस किस में लाता है? 11123 आर्टिकल कौन सा है? 123। आप ऐसे याद कर लो 123, इससे सिंपल कोई आर्टिकल ही नहीं है, ऑर्डिनेंस का है। An ordinance promulgated by the president must be placed before the parliament within what time frame after the start of its session। देखो 6 वीक के भीतर अगर पार्लियामेंट ने अपना सेशन स्टार्ट किया, उसके 6 वीक में जो ऑर्डिनेंस है उसको रेटिफाई कराना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, ठीक है, अदरवाइज वो लैप्स कर जाएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द president give his assent to ordinance on electoral reform when it was sent back to him by union cabinet without making any change in 2022। देखो इलेक्टोरल रिफॉर्म का जो ऑर्डिनेंस था उसको प्रेसिडेंट ने सेंड बैक कर दिया, लेकिन किसी भी चेंज किए बगैर उसको वापस से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया। अब उसको एसेंट दो, तो ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत आता है ये पूछा गया है 102 के तहत। सीधा पूछ लेते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 102। इतना घुमाने की जरूरत क्या है? क्यों भैया ये घुमाएंगे, क्योंकि पूछ कौन रहा है? यूपीएससी। अगर उन्हीं का कॉपी करके यूपीपीसीएस ने डाल दिया, ठीक है, यूपीएससी ऐसे कान नहीं पकड़ता, वो घुमा के ऐसे कान पकड़ता है। पूछना सिंपल सी बात है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन वो सीधा नहीं पूछेंगे, इतना बड़ा सा स्टेटमेंट लिख देंगे 1 पेज का, फिर आप बच्चा देख के ही घबरा जाता, भाई इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा, कुछ बहुत ज्यादा टफ पूछ रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। कई बार ये ऑब्जर्व किया गया, जितना लंबा क्वेश्चन होता है ना उतना ही सिंपल आंसर होता है। उनको टाइम वेस्ट कराना है आपको कि वहां ऊपर से लेकर नीचे तक पैराग्राफ पढ़ें आप और अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है, सिर्फ उनका चाल होती है कि आपका टाइम वेस्ट कराया जाए। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा कौन कौन अपॉइंट किया जाता है? चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, गलत, नहीं, वाइस चेयरमैन नहीं अपॉइंट किए जाते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट हैज टू एम्पावर द प्रोलोगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। भैया सीधा कई बार, कितने बार पूछोगे? 123। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा कौन अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर ऑफ स्टेट किए जाते हैं, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किया जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किया जाता है। ऑल डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के लिए 143 आर्टिकल है, आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी मैटर पे कंसल्ट कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा कौन अपॉइंट नहीं किया जाता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका क्या होता है बेटा? इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो अपॉइंट नहीं किए जाते, ये बोलो आप। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर किए जाएंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर के अनुसार कौन से गलत है? प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर एडवाइस मांगने जाओगे तो भैया एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे ये पावर प्रेसिडेंट के ही पास है, ठीक है। यहां पर लिखा है शुड एक्सेप्ट, उनको इसमें इसका मतलब करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट आपसे ओपिनियन पूछ रहा है, एडवाइस पूछ रहा है, आप दो, अगर हमें अच्छी प्रेसिडेंट को अच्छी लगेगी तो प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं लगेगी तो नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अंडर। अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, ठीक है, तो गवर्नर जो है, गवर्नर के पास पावर आ जाती है स्टेट को रन करने की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर गवर्नर के पास आ जाती है, वो प्रेसिडेंट उनको दे देता है आर्टिकल 160 के तहत। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज
लिटरली नॉट पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट की नहीं। प्रोलॉन्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंस है, कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट 143 के तहत कर सकता है। सेंड ए मैसेज टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये नहीं पावर, ये पावर उनके पास नहीं है। Indian Constitution does not empower President of India with the right of appointment of President, appointment of Chief Minister of State, ये पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट पहली तो है, और सुप्रीम कोर्ट बीइंग सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस या डिफेंस फोर्सेस, ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव राइट टू, देखो ऑर्डिनेंस तो वो पास करता है, पार्डन देना भी उसका काम है, लेकिन जो डिक्लेयर इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, लेकिन जो जज हैं उनको रिमूव करने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अथॉरिटीज आर अट्रीब्यूटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रियल एंड पॉपुलर, गलत। रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रेसिडेंट इज ए नॉमिनल हेड, नॉमिनल पावर होती है। ट्यूटोरियल एंड डीजी, ये है पॉलिटिकल एंड नॉमिनल, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल, ये नहीं है ऑप्शन, सॉरी ये पॉलिटिकल एंड नॉमिनल नहीं, पॉलिटिकल एंड नॉमिनल पावर्स हैं, पॉलिटिकल नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल ये आप कह सकते हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब सेकेंड एंड फोर इज करेक्ट। बीइंग द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटीसी इज ए जुडिशियल पावर, अगर किसी को माफ करते हैं, माफी देने की पावर क्या है उनकी? जुडिशियल पावर है। कौन सी? जुडिशियल पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लेजर, ये आर्टिकल बेटा 310 है, आर्टिकल 310। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट इन द पावर टू पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट, देखो डज नॉट की बात हो रही है, पार्डन तो वो दे ही सकते हैं। ठीक है, रिस्पाइट, रिमिट, ये भी कर सकते हैं, रिप्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ई इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल पार्लियामेंट के पास रिकमेंड करना, रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा। रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको भी भेजना पड़ेगा। रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड एडिटर